हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जूलॉजी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो बुक चलती है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उसके सेक्शन बी में एक टॉपिक है गुणसूत्र। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स ये क्या होते हैं, कैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्र होते क्या है। तो इसके बारे में आप पहले पढ़ भी चुके हैं कि शरीर जैसे गैमेट्स के बारे में, युग्मकों के बारे में हमने पढ़ा था कि एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में सूचनाओं को लेकर जाते हैं। ठीक है, वो किस रूप में लेकर जाते हैं, इन गुणसूत्रों के रूप में। यानी गुणसूत्र पतली धागेनुमा संरचनाएं होती है जो जीवों की आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। ठीक है, सामान्यतया केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में पाई जाने वाली पतली धागेनुमा संरचना, ठीक है, पतली धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो केंद्रक में पाई जाती है और आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में लेकर जाती है। ठीक है, जनरली आप जब कोशिकाओं को देखेंगे तो इसमें आपको केंद्रक में जो गुणसूत्र है वो सामान्यतया नहीं दिखाई देते। ठीक है, ठीक है, सामान्यतया केंद्रक में हमने पढ़ा कि केंद्रक में पाए जाते हैं, परंतु जनरली अगर आप कोशिका को देखेंगे तो केंद्रक में आपको गुणसूत्र दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसमें कोशिकाओं में जो जल का घटक होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये पतले धागेनुमा संरचनाएं उसमें आपको स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। तो ये दिखती कब है, कोशिका विभाजन के समय। कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो उस समय गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो उस समय ये स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय इनका हम स्पष्ट रूप से अध्ययन कर सकते हैं, जो इसकी संरचनाएं होती हैं। हम देखेंगे क्या क्या संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तो केंद्रक में पाए जाते हैं पतले धागेनुमा संरचनाएं होते हैं और कोशिका विभाजन के समय के लिए हम आसानी से देख सकते हैं जीन्स का ये ट्रांसपोर्टर, जीन्स के वाहक के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये आप सब लोग जानते हैं जीन्स क्या होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े जो शरीर में किसी भी प्राणी में जो भी लक्षण होते हैं उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है, जीन्स। ठीक है, किसी भी जीव के सभी लक्षणों के लिए जीन्स ही उत्तरदायी होते हैं, इन्हीं की वजह से सभी लक्षण प्रकट होते हैं। तो अगर एक जीव के लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करें तो उसके लिए आवश्यक है कि जीन्स का ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, और गुणसूत्र यही कार्य करते हैं, लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो इन जीन्स के रूप में वो इनका परिवहन करते हैं, इसलिए जीन्स के वाहक के रूप में ये कार्य करते हैं। ठीक है, सामान्यतया केंद्रक में पाए जाते हैं पतली धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो सामान्यतया कोशिका में हमें दिखाई कम देती है। कोशिका विभाजन के समय इनमें संघनन की क्रिया के कारण ये अत्यधिक मोटे हो जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। जीन्स के वाहक के रूप में ये कार्य करता है। ठीक है, अब इनकी डिस्कवरी की बात करें, खोज के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक का नाम आता है स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र उपस्थित होते। कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की उपस्थिति के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, बाद में साइंटिस्ट आए थे वाल्डेयर। ये जो गुणसूत्र नाम हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम, ये जो नाम है वो वाल्डेयर के ही थे, इन्होंने गुणसूत्र नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दिया। अभी क्रोमोसोम नाम
नाम क्यों दिया? वाल्टेयर ने जब इन संरचनाओं को अभिरंजन के द्वारा अभिरंजित किया तो ये संरचनाएं अभिरंजित हो गई, कलरफुल हो गई, ठीक है। और लैटिन भाषा का एक वर्ड है क्रोमा, इसका अर्थ होता है कलर, रंग, ठीक है। और सोमा इसका अर्थ होता है बॉडी या कोई भी कार्य। तो जब वाल्टेयर ने इनको अभिरंजित किया तो ये अभिरंजित हो गए और कलरफुल हो गए, तो यहीं से इन्होंने शब्द दिया क्रोमोसोम। दो शब्द है इसमें, क्रोमो और सोम। तो जो क्रोमो शब्द आया है वो क्रोमा से आया है, जिसका अर्थ होता है कलर या रंग, और दूसरा शब्द सोमा, इसका मतलब होता है कोई काय या बॉडी, यानी वह कोई बॉडी, वह कोई काय जो रंग ग्रहण कर लेती है, वहीं से ये शब्द आया क्रोमोसोम, ठीक है। तो स्ट्रासबर्गर ने सबसे पहले सेल डिवीजन के समय इन्हें देखा था और क्रोमोसोम नाम जो है वो वाल्टेयर ने दिया, ठीक है। उसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं, सट्टन एंड बोवे, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक हैं, सट्टन एंड बोवेली। इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस या आनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत दिया, ठीक है। सट्टन एंड बोवेली ने आनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। इन्होंने आनुवांशिक लक्षणों के परिवहन में गुणसूत्रों के महत्व के बारे में बताया था कि गुणसूत्र जीन्स को, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक से अगली पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण। तो इन्होंने गुणसूत्र का, आनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था। जैसे आपने पढ़ा था पहले स्लाइडर एंड स्वान, दो वैज्ञानिक जिन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया गया था स्लाइडर एंड स्वान के द्वारा, जिसमें इन्होंने बताया था कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। वैसे ही गुणसूत्रों के बारे में जो आनुवांशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत है वो दिया था सट्टन एंड बोवेली ने। इन्होंने स्पष्ट किया था कि आनुवांशिकी लक्षणों के स्थानांतरण में गुणसूत्र इंपॉर्टेंट होते हैं, गुणसूत्र महत्वपूर्ण, ठीक है। ये सिद्धांत इन्होंने दिया। तो ये कुछ वैज्ञानिक हैं जो गुणसूत्रों से संबंधित है। स्ट्रासबर्गर ने इनको ऑब्जर्व किया था, कोशिका विभाजन के समय इनकी उपस्थिति को बताया, और उसके बाद में जो वाल्टेयर है उन्होंने उनको अभिरंजित किया और गुणसूत्र नाम दिया, ठीक है। और सट्टन एंड बोवेली, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? सट्टन एंड बोवेली। तो कुछ साइंटिस्ट है जो इनके बारे में, हालांकि आज तो बहुत स्टडी हो चुकी है, काफी मात्रा में बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, काफी काम इन पे हो भी चुका है। ये कुछ पायोनियर साइंटिस्ट, शुरुआती जो वैज्ञानिक है वो ये। इसके बाद और डिटेल आगे हम जैसे जैसे टॉपिक आएंगे वैसे वैसे पढ़ते रहेंगे। ये कुछ वैज्ञानिक जो आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं गुणसूत्रों की संख्या के बारे में। नंबर के बारे में कितने होते हैं? तो संख्या की बात करें तो गुणसूत्र जीवों में अलग अलग संख्या में उपस्थित होते हैं। अलग अलग जीवों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, परंतु जैसे हमारी बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। 46 गुणसूत्र होते हैं।
मगर जीवों में ये गुणसूत्र सेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में। जैसे हमारे अंदर 23 पेयर्स, ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स का एक सेट होता है, 23 क्रोमोसोम्स का सेट होता है। इस तरह दो सेट के रूप में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः जो कोशिकाएं होते हैं उनमें गुणसूत्र डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है, द्विगुणित अवस्था में, जिसे हम सामान्यतः 2n से लिखते हैं, 2n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मनुष्य की बात करें तो वेजिटेटिव सेल्स में 2n = 46 ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य कोशिकाओं में ये द्विगुणित अवस्था में रहते हैं, दो सेट के रूप में रहते हैं। और जो युग्मक है गैमेट्स, युग्मक कौन से? शुक्राणु और अंडाणु। जो नर के युग्मक है शुक्राणु और मादा युग्मक है अंडाणु। तो इन युग्मकों में जो गुणसूत्र होते हैं वो हैप्लॉइड अवस्था में या अगुणित, ठीक है। इनमें गुणसूत्रों का एक ही सेट पाया जाता है, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सामान्यतः कोशिकाओं में डिप्लॉइड या द्विगुणित अवस्था में होते हैं, तो n से दिखाते हैं इसमें, और इसमें हम n से डिनोट करते हैं। जैसे मनुष्य में स्पर्म में n 23 होंगे और ओवम में 23 होंगे। जब निषेचन होता है तो शुक्राणु के n गुणसूत्र और अंडाणु के n गुणसूत्र ये आपस में दोनों मिलते हैं और बनने वाले जाइगोट में दोबारा 2n अवस्था या द्विगुणित अवस्था स्थापित होती है, ठीक है। तो अलग अलग संख्या में होते हैं। मनुष्य की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो दो सेट्स के रूप में रहते हैं। सामान्यतः जो कायिक कोशिकाएं होती हैं या शारीरिक कोशिकाएं होती हैं उनमें ये द्विगुणित अवस्था में होते हैं, जिसको हम 2n से दर्शाते हैं। और शरीर में जो युग्मक होते हैं उनमें ये अगुणित अवस्था में होते हैं। गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट उपस्थित होता है, इसे हम हैप्लॉइड या अगुणित अवस्था कहते हैं, ठीक है। संख्या की बात करें तो हमने बताया अलग अलग संख्या होती है और मनुष्य में 46 होते हैं। एक एनिमल होता है एस्केरिस मैगेलोसिफेरा, एस्केरिस की एक प्रजाति है एस्केरिस मैगेलोसिफेरा। इसमें केवल एक गुणसूत्र होता है, ठीक है। सबसे कम जो गुणसूत्र है मनुष्य इसमें जीवों में, प्राणियों में, वो एस्केरिस मैगेलोसिफेरा में होता है, केवल एक गुणसूत्र होता है। और एक दूसरे अधिकतम की बात करें तो एक प्रोटोजोआ होता है एंटीकेंथा, ये एक प्रोटोजोआ है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 1600 जो जंतु जगत में मैक्सिमम, ठीक है। तो एस्केरिस मैगेलोसिफेरा ये एक हेलमिन्थीज प्राणी है जिसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। और एंटीकेंथा ये प्रोटोजोआ है जिसमें 1600 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। बाकी अलग अलग जीवों में इनकी संख्या अलग अलग, ठीक है। ये कुछ इनकी संख्या के बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे इनके आकार के बारे में, शेप एंड साइज। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा गुणसूत्रों का, फिर उसके बाद में उनकी संख्या के बारे में बात की। अब देखते हैं इनके आकार के बारे में, ठीक है। तो आकार हम पहले हमने पढ़ा था, लंबे होते हैं। अगर इनकी आकृति की बात करें तो लंबे, पतले, धागे, जैसे धागे होते हैं उसी तरह की ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। लंबे और धागे नुमा संरचनाएं होती है। सामान्यतः इनकी जो लंबाई होती है वो होती है 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन,
है सामान्यतः गुणसूत्रों की, वो है 1 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक, और इनकी जो मोटाई होती है वो 0.2 माइक्रोन से लेकर 2.0 माइक्रोन तक। माइक्रोन आप 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो सबसे जो लंबाई है वो 1 माइक्रोन से 30 माइक्रोन के बीच इनकी लंबाई होती है, और मोटाई 0.2 माइक्रोन से 2 माइक्रोन के बीच होती है। ठीक है। ट्रिटियम, इसमें सबसे लंबे गुणसूत्र होते हैं 32 माइक्रोन, 32 माइक्रोन लंबे गुणसूत्र होते हैं। और अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में लगभग 6 माइक्रोन इनकी लंबाई है। ठीक है। सामान्यतः 1 से 30 माइक्रोन के बीच होते हैं, जैसे मनुष्य में 6 माइक्रोन होते हैं। और सर्वाधिक लंबे जो गुणसूत्र वो ट्रिलियम में पाए जाते हैं, 32 माइक्रोन, 32 माइक्रोन इनकी लंबाई है। ठीक है। इसके अलावा एक आते हैं महागुणसूत्र। जायंट क्रोमोसोम्स, महागुणसूत्र या जायंट क्रोमोसोम्स, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो लाल ग्रंथि गुणसूत्र होते हैं, जो कीटों की लाल ग्रंथियों में पाए जाते हैं। डायप्टेरा करके जो कीट है उनकी लाल ग्रंथियों में कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र है सामान्य गुणसूत्र से बहुत बड़े होते हैं, लगभग 300 गुना तक हो सकते हैं। ठीक है। सामान्य आकार में भी पड़ा। इसके अलावा कुछ बृहद गुणसूत्र, कुछ महागुणसूत्र या जायंट क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, जो सामान्य गुणसूत्रों की तुलना में 300 गुना तक बड़े हो सकते हैं। इनके बारे में हम आगे अलग से पढ़ेंगे। कीटों की लाल ग्रंथियों में पाए जाने वाले लाल गुणसूत्र एक होते हैं पॉलीटीन गुणसूत्र। ठीक है। तो ये 2 तरह के जायंट क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनका आकार सामान्य गुणसूत्रों की तुलना में काफी अधिक होता है। इनके बारे में हम आगे देखेंगे। ये हो गया गुणसूत्र के आकार के बारे में। अब बात करते हैं गुणसूत्र की आंतरिक संरचना या परासंरचना। अल्ट्रास्ट्रक्चर या परासंरचना। ठीक है। गुणसूत्र की सूक्ष्म संरचना या परासंरचना, अल्ट्रास्ट्रक्चर। जब किसी भी क्रोमोसोम को हम आवर्धित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब आवर्धित करके देखते हैं तो हमें उसमें क्या दिखाई देता है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है। वो हम देखेंगे। तो गुणसूत्र की जब आंतरिक सूक्ष्म संरचना की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग पार्ट्स दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो भाग है वो है इसमें पेलिकल, जिसको कहते हैं तनुत्वक। ठीक है। पेलिकल या तनुत्वक, ये गुणसूत्र के सबसे बाहर की तरफ पाई जाने वाली एक झिल्लीनुमा संरचना है, जो गुणसूत्र के आउटर मोस्ट एरिया में पाई जाती है। गुणसूत्र के बाहर की तरफ एक झिल्लीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको पेलिकल कहते हैं। अब इस पेलिकल को हम पढ़ते नहीं है, क्योंकि पेलिकल की जो उपस्थिति है वो प्रमाणित नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि गुणसूत्र में बाहर की तरफ पेलिकल पाई जाती है, बाकी अधिकांश वैज्ञानिक मानते हैं कि गुणसूत्र में पेलिकल अनुपस्थित होती है। पूर्ण रूप से इसकी उपस्थिति प्रमाणित नहीं। ठीक है। दूसरा होता है इसका भाग मैट्रिक्स या मैट्रिक्स या आधार। ये
एक जेली समान पदार्थ होता है जो गुणसूत्र के अंदर भरा हुआ है। जेली के समान गाढ़ा पदार्थ होता है जो गुणसूत्र के आंतरिक भाग में भरा हुआ रहता है, परंतु इस मैट्रिक्स की उपस्थिति भी पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है। इसके बारे में भी एक राय वैज्ञानिकों की नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये होती है, कुछ मानते हैं ये उपस्थित नहीं होती। ठीक है, तो इसके बारे में भी पूर्णतया प्रमाणित नहीं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इसका भाग है वो हम पढ़ेंगे, उसको कहते हैं क्रोमोनीमेटा। क्रोमोनीमेटा, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो गुणसूत्र के बीच में ये पतली धागेनुमा की संरचना दिखाई दे रही है, ये कहलाती है क्रोमोनीमेटा। गुणसूत्र में क्या होता है, एक अगर गुणसूत्र की बात करें तो एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं। ठीक है, ये देख रहे हो प्राथमिक संकीर्ण यहां से जुड़े रहते हैं। ये इस तरह से दो क्रोमेटिड पाए जाते हैं, बीच में सेंट्रोमियर। तो एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड उपस्थित होते हैं जो सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं, देखेंगे आगे। इसकी सहायता से दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए रहते हैं और एक गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। तो एक गुणसूत्र दो क्रोमेटिड का बना हुआ होता है। जब इन क्रोमेटिड को हम ट्रिप्सिन जो एंजाइम है इससे जब उपचारित करते हैं, इससे इसको ट्रीट करते हैं, तो ये जो क्रोमेटिड है ये दो क्रोमोनीमा में खुल जाता है। हम देखते हैं कि ये दो धागेनुमा संरचनाओं में खुल जाता है जिनको क्रोमोनीमा में। ठीक है, गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड को जब ट्रिप्सिन से आप उपचारित करेंगे तो दो सूत्रों में बट जाता है, खुल जाता है, जिनको क्रोमोनीमा कहते हैं। और क्रोमोनीमा का प्रत्येक सूत्र दो सूत्रों से मिलकर बना होता है जिनको कहते हैं हम क्रोमोनीमेटा। ठीक है, गुणसूत्र जो है वो दो क्रोमेटिड, दो भुजाओं के बने होते हैं जिनको क्रोमेटिड कहते हैं। जो भुजाएं सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं, इन क्रोमेटिड को ट्रिप्सिन से उपचारित करने पर ये खुल जाती है और क्रोमोनीमा धागों में बदल जाती है। इन क्रोमोनीमा धागे जो है इनको फिर खोलेंगे तो क्रोमोनीमेटा, प्रत्येक क्रोमोनीमा धागा जो है वो दो क्रोमोनीमेटा से मिलकर बना हुआ है। तो गुणसूत्र सारे के सारे गुणसूत्र केवल धागेनुमा संरचना है जो आपस में गुंथ जाते हैं और मोटे होते हैं। ठीक है, तो ये अगला भाग हो गया क्रोमोनीमेटा। ये जो क्रोमोनीमा गुणसूत्रों में पाए जाते हैं ये आपस में कुंडलित हो जाते हैं। ठीक है, धागेनुमा संरचना है जो आपस में कुंडलित होकर इन्होंने क्रोमेटिड का निर्माण कर लिया और क्रोमेटिड फिर आपस में जुड़कर क्रोमोसोम बना लेते हैं या गुणसूत्र बना लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रोमोनीमा होते हैं इनमें आपस में अंतर्वलन हो जाता है, आपस में ये गुंथ जाते हैं। तो इनमें जो कोइलिंग होती है, जो अंतर्वलन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोनेमिक कोइलिंग, इलेक्ट्रोनेमिक कोइलिंग या स्पेक्ट्रोनेमिक अंतर्वलन, और दूसरा होता है पैरानेमिक कोइलिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोनेमिक और पैरानेमिक दो तरह की इनमें कोइलिंग पाई जाती है। इलेक्ट्रोनेमिक कोइलिंग में क्या होता है, ये जो धागे होते हैं एक दूसरे पर इस तरह से ज्यादा अंतर बनी होते हैं, ज्यादा अंतर प्रतीत होते हैं। इनमें कोइलिंग फास्ट होती है, कोइलिंग इनमें ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे रस्सी टूटते हैं उस तरह से ज्यादा कोइलिंग होती है। तो इस तरह की जो कोइलिंग है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेमिक कोइलिंग। और पैरानेमिक में क्या होता है, ये जो सूत्र होते हैं
ये एक दूसरे के समानांतर रूप से व्यवस्थित होंगे, इनके उभार और गर्भ एक दूसरे के समानांतर। ठीक है, तो ये थोड़ी हल्के प्रकार की कोयलिंग होती है, और जो प्लेक्टोनेमिक कोयलिंग है वो थोड़ी जटिल होती है, थोड़ी मजबूत प्रकार की। ठीक है, तो ये जो क्रोमोनिमा धागे होते हैं आपस में कुंडलन हो जाता है और क्रोमेटिड बना लेते हैं। क्रोमोनिमा धागों में जो कुंडलन पाया जाता है वो दो तरह का हमने देखा, एक तो प्लेक्टोनेमिक कुंडलन और एक पैरानेमिक कुंडलन। पैरानेमिक कुंडलन जो है वो उसमें एक दूसरे के समानांतर ये सूत्र होते हैं, इनके उभार और गर्भ एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। और जो प्लेक्टोनेमिक कुंडलन है उसमें ये एक दूसरे में जटिल रूप से अंतर्गुथित हो जाते हैं, इनमें कुंडलन थोड़ा ज्यादा होता है। प्रबल कुंडलन ये आसानी से खुल जाते हैं, ये आसानी से नहीं खुल पाते। तो दो तरह की कोयलिंग इनमें हो सकती है। ठीक है, ये अगला भाग हो गया क्रोमोनिमेटर। गुणसूत्र दो भागों से मिलकर बना हुआ, दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ, जिनको क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड को ट्रिप्सिन से उपचारित करने पर यह खुल जाता है और दो जो क्रोमेटिड होता है वो दो क्रोमोनिमा धागों में बदल जाता है, और क्रोमोनिमा धागे में दो क्रोमेनिमेटा तंतु या सूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इनमें कोयलिंग होने लगती है। ये हो गया अगला भाग। अब इससे अगली जो संरचना है वो है क्रोमोमियर। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रोमोमियर, इस क्रोमोनिमा धागे के ऊपर हमें कुछ मोती जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। यहाँ पे क्या होता है, कुंडलन थोड़ा ज्यादा होता है, तो मोती जैसी गांठों जैसी संरचना इस पर दिखाई देती है। ये संरचनाएं ही क्रोमोमियर कहलाती है। ठीक है, तो क्रोमोनिमा धागे के ऊपर जो मोती जैसी संरचनाएं उपस्थित होगी इनको क्रोमोमियर कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या इसको कहते हैं प्राथमिक संकीर्ण। प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, यह आप देख रहे हैं गुणसूत्र के लगभग मध्य भाग में एक सकरा भाग पाया जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा दबा हुआ सकरा भाग पाया जाता है, उसे प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं। इस प्राथमिक संकीर्णन में एक विशेष क्षेत्र उपस्थित होगा जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है या फिर इसे काइनेटोकोर भी कहा जाता है। तो गुणसूत्र की भुजाओं के बीच में एक सकरा स्थान उपस्थित होगा जिसे प्राथमिक संकीर्णन या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और इसमें एक विशेष दबा हुआ क्षेत्र होता है जिसको सेंट्रोमियर कहते हैं। ये सेंट्रोमियर पहले हमने देखा था, जो दोनों भुजाएं हैं क्रोमेटिड वो सेंट्रोमियर के आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर पाया जाता है, दोनों भुजाओं को जोड़ने का कार्य करता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन के समय जो गुणसूत्र का विपाटन होता है उसके लिए जो तारक किरणों के जो एस्ट्रल रेज के फाइबर्स होते हैं वो इसी सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं और गुणसूत्र को दो भागों में बांट देते हैं। तो ये इसका कार्य भी होता है। ठीक है, ये सेंट्रोमियर इसमें पाया जाता है। अब सेंट्रोमियर गुणसूत्र में उपस्थित होता है तो सेंट्रोमियर की संख्या सभी गुणसूत्र में अलग अलग होती है और इसकी स्थिति भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्र कितने तरह के होते हैं। सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्र
कैसे होते हैं। जैसे पहले हो गए मोनोसेंट्रिक, मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स जिनमें एक गुणसूत्र पाया जाता है, सॉरी एक सेंट्रोमियर पाया जाता है। वे गुणसूत्र जिसमें एक सेंट्रोमियर उपस्थित हो, ये सेंट्रोमियर है, दोनों भुजाएं क्रोमेटिड, वो कहलाता है मोनोसेंट्रिक। सामान्यतः इसी तरह के होते हैं। फिर है डाइसेंट्रिक, डाई मतलब दो, तो ऐसे गुणसूत्र जिनमें दो सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं वो डाइसेंट्रिक कहलाते हैं। फिर आते हैं पॉलीसेंट्रिक, ऐसे गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर की संख्या दो से अधिक हो, ठीक है। तो संख्या के आधार पर एक एसेंट्रिक होता है, ए का मतलब होता है अब्सेंट या अनुपस्थित, तो वो गुणसूत्र जिनमें सेंट्रोमियर अनुपस्थित हो, ठीक है। अगर हम गुणसूत्र का कोई टुकड़ा लेते हैं जिसमें, जैसे ये टुकड़ा है, इसमें सेंट्रोमियर है ही नहीं, तो ये क्या कहलाता है एसेंट्रिक, ठीक है। गुणसूत्र का वो टुकड़ा जिसमें सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता वो एसेंट्रिक कहलाता है। तो इस संख्या के आधार पर अलग अलग तरह के गुणसूत्र हो गए। मोनोसेंट्रिक जिसमें एक सेंट्रोमियर पाया जाता है, डाइसेंट्रिक जिसमें दो सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, पॉलीसेंट्रिक जिसमें अधिक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं, और गुणसूत्र का वो टुकड़ा जिसमें सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है वो कहलाता है एसेंट्रिक, ठीक है। तो सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के अलग अलग तरह के, ठीक है। इसी तरह अगला इंपॉर्टेंट है सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र फिर चार तरह के होते हैं। पहला है एक्रोसेंट्रिक, वो गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर लगभग किनारे के पास उपस्थित है, इसमें ये स्थिति होती है। ये जो सेंट्रोमियर है ये लगभग किनारे के पास उपस्थित होता है, और इस प्रकार के गुणसूत्र में एक भुजा काफी बड़ी होती है और एक भुजा अत्यंत छोटी होती है। ये कहलाते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र, ठीक है। दूसरे हैं टीलोसेंट्रिक, वे गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल शीर्ष भाग पर पाया जाता है, जैसे ये हो गया क्रोमेटिड और ये हो गया सेंट्रोमियर। तो इस क्रोमेटिड के बिल्कुल शीर्ष भाग पर सेंट्रोमियर पाया जाता है। इसका मतलब इन गुणसूत्र में केवल एक ही भुजा होती है, ठीक है। सामान्यतः गुणसूत्रों में दो भुजाएं होती हैं, छोटी बड़ी जो भी है। इस टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र में केवल एक भुजा होती है, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो इस क्रोमेटिड के बिल्कुल शीर्ष पर पाया जाता है, ठीक है। तीसरा जो है वो है मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्रित, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, मेटा मतलब मध्य में, तो वो गुणसूत्र जिसमें सेंट्रोमियर मध्य में पाया जाता है। यानी इस प्रकार का जो गुणसूत्र है इसमें दोनों क्रोमेटिड समान लंबाई के होते हैं और सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार के जो गुणसूत्र होते हैं वो वी शेप होते हैं, वी आकृति के होते हैं, ठीक है। यानी दोनों भुजाएं बिल्कुल बराबर होती है, ये कहलाते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और अगले हैं सब मेटासेंट्रिक, उपमध्य केंद्र की, ठीक है। उपमध्य केंद्र की यानी मध्य से थोड़ा सा साइड में, तो इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल मध्य भाग में ना होकर थोड़ा सा एक भुजा की तरफ खिसका है। यानी इसमें एक भुजा तो थोड़ी बड़ी होती है, दूसरी भुजा थोड़ी छोटी होती है, और इस तरह के जो गुणसूत्र हैं वो एल शेप दिखाई देते हैं,
आकृति के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रोमियर की संख्या के आधार पर देखा हमने। अब सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र 4 तरह के हैं, एक्ट्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक और सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, एक्ट्रोसेंट्रिक जिसमें गुणसूत्र में सेंट्रोमियर अग्रस्त सिरे के पास उपस्थित है, तो इसमें एक भुजा बिल्कुल छोटी होती है, दूसरी भुजा काफी बड़ी होती है। टीलोसेंट्रिक जब सेंट्रोमियर इस क्रोमेटिड के बिल्कुल शीर्ष भाग पर उपस्थित हो, यानी इसमें केवल एक ही भुजा पाई जाती है, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र। और अगर क्रोमेट इस गुणसूत्र के मध्य भाग में सेंट्रोमियर होते हैं, तब दोनों क्रोमेटिड समान लंबाई के होते हैं और वी आकृति का गुणसूत्र इसमें दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। और सब मेटासेंट्रिक जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बिल्कुल मध्य में ना उपस्थित होकर मध्य से थोड़ा सा विस्थापित होता है, ऊपर या नीचे की तरफ थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से एक भुजा थोड़ी छोटी होती है और दूसरी भुजा थोड़ी उससे बड़ी होती है। इस तरह के गुणसूत्र एल शेप दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक किस शेप के दिखाई देते हैं? वी शेप। सब मेटासेंट्रिक किस शेप के दिखाई देते हैं? एल शेप। ठीक है, ये सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों का वर्गीकरण है या गुणसूत्रों के अलग अलग प्रकार है। तो ये इसका भाग हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। जो बीच में दबा हुआ भाग होता है या विशेष क्षेत्र पाया जाता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र पढ़े हमने अलग अलग तरह से, और संख्या के आधार पर भी कई तरह के गुणसूत्र होते हैं। फिर है इसका अगला भाग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। या द्वितीयक संकीर्ण। ये तो है प्राथमिक संकीर्ण, अब है द्वितीयक संकीर्ण, ये जो आप देख रहे हैं। तो द्वितीयक संकीर्ण जो है सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता। प्राथमिक संकीर्ण तो सभी गुणसूत्रों में पाया जाता है, द्वितीयक संकीर्ण सभी गुणसूत्रों में नहीं पाया जाता, कुछ गुणसूत्रों में ये उपस्थित होता है। ठीक है, कुछ गुणसूत्रों में प्राथमिक संकीर्ण के अलावा एक और संकीर्ण उपस्थित होता है जिसको द्वितीयक संकीर्ण कहा जाता है। और इस द्वितीयक संकीर्ण से आगे वाला जो भाग है उसको कहते हैं सैटेलाइट। इसको सैटेलाइट कहते हैं। और इस तरह के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिनमें सैटेलाइट क्षेत्र उपस्थित हो। ठीक है, जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट क्षेत्र उपस्थित होगा उनको सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। और सैटेलाइट क्षेत्र किनमें उपस्थित होगा? जिनमें द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। द्वितीयक संकीर्ण नहीं होगा तो ये बिल्कुल सीधा इस तरह से रहता है, एक जैसा। द्वितीयक संकीर्ण प्राथमिक संकीर्ण के अलावा अगर दूरस्थ भाग की तरफ एक और संकीर्ण उपस्थित होगा तो उसको द्वितीयक संकीर्ण कहते हैं। और इस द्वितीयक संकीर्ण से जो आगे वाला भाग है उसको सैटेलाइट कहते हैं। और जिन गुणसूत्रों में सैटेलाइट भाग उपस्थित होता है उसको सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 13, 14, 15, 21, 22 और वाई गुणसूत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 13, 14, 15, 21, 22 और वाई गुणसूत्र ये सेट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, जिनमें सैटेलाइट क्षेत्र उपस्थित होता है, द्वितीयक संकीर्ण पाया जाता है। ठीक है, ये 13, 14, 15, 21, 22 और 22, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में ये सेट क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 13, 14, 15, 21, 22 और 22 क्रोमोसोम हमारे 44 प्लस XX फीमेल में या 44 प्लस XY मेल में। तो इनमें से ये गुणसूत्र, इनमें सैटेलाइट क्षेत्र पाया जाता है, इसलिए इनको सेट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो द्वितीय संकीर्ण होता है इसको NOR भी कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, केंद्रिका
संगठक क्षेत्र, इसको केंद्रिका संगठक क्षेत्र भी कहते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी इसे कहते हैं, क्योंकि इस भाग से केंद्रिका जुड़ी हुई रहती है। सेल डिवीजन के बाद जब केंद्रिका का दोबारा निर्माण होता है तो ये भाग इसमें सहायता करता है, ये इससे जुड़ी हुई रहती है, इसलिए इसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीयक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन के अलावा कुछ गुणसूत्रों में एक अन्य संकीर्णन उपस्थित होता है जिसको द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। इस द्वितीयक संकीर्णन से आगे का जो भाग है वो सैटेलाइट कहलाता है, और जिन गुणसूत्रों में ये भाग उपस्थित होता है उनको हम सेट गुणसूत्र, सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। मनुष्य की बात करें तो 13, 14, 15, 21, 22 नंबर के गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, ये सेट क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। इस सेकेंडरी कंस्टिट्यूशन को NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन या केंद्रिका संगठक क्षेत्र भी कहते हैं। इससे केंद्रिका जुड़ी हुई रहती है, संबंधित होती है। जो केंद्रिका का पुनः निर्माण होता है उसमें ये क्षेत्र सहायता करता है। ठीक है, ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। लास्ट इसका जो भाग है वो है टीलोमियर। टीलोमियर ये गुणसूत्र का बिल्कुल अंतिम भाग होता है। गुणसूत्र का किनारे वाला या बिल्कुल अंतिम भाग होता है जो टीलोमियर कहलाता है। ये वो भाग है जहां गुणसूत्र के डीएनए का सिरा समाप्त हो जाता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र में होता है डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन में जुड़े हुए रहते हैं, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन वगैरह। तो डीएनए जो इसमें पाया जाता है वो इस टीलोमियर सिरे पर समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये अंतिम सिरा होता है। तो इस तरह से ये गुणसूत्र के हमने भाग पढ़े हैं। गुणसूत्र में बाहर की तरफ पेलिकल, अंदर उसके मैट्रिक्स पाई जाती है। इन दोनों की उपस्थिति अभी पूर्ण तरह से प्रमाणित नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्रोमोनीमेटा। तो गुणसूत्र में दो भुजाएं होती हैं जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमेटिड को ट्रिप्सिन से उपचारित करने पर ये खुलकर क्रोमोनीमा धागों में बदल जाती है, और क्रोमोनीमा धागे दो क्रोमोनीमेटा तंतुओं से बने हुए हैं। ठीक है, फिर पढ़ा था क्रोमोमियर। तो इन क्रोमोनीमा धागों के ऊपर मोती जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्रोमोमियर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा प्राथमिक संकीर्णन। गुणसूत्र के मध्य में एक सकरा धसा हुआ भाग प्राथमिक संकीर्णन कहलाता है, और इसमें एक विशेष क्षेत्र उपस्थित होता है जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं को जोड़ने का कार्य करता है। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करता है, यानी कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों के अलग होने में या कोशिका विभाजन में ये सहायता करते हैं। इनकी संख्या और स्थिति अलग अलग गुणसूत्रों में अलग अलग होती है। उस आधार पर हमने देखा था, अगर एक सेंट्रोमियर है तो वो हो गया मोनोसेंट्रिक, दो है डाइसेंट्रिक, दो से ज्यादा है पॉलीसेंट्रिक, और अगर ऐसा टुकड़ा जिसमें गुणसूत्र है ही नहीं, हमने कहीं और से काटा, जैसे यहाँ पर गुणसूत्र का टुकड़ा सेंट्रोमियर है, इसको यहाँ से काट दिया इसमें सेंट्रोमियर नहीं होगा, तो ये हो गया ए सेंट्रिक। ठीक है, उसी तरह इसकी स्थिति के आधार पर अगर बिल्कुल मध्य में है तो मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा साइड में है तो सब मेटासेंट्रिक, किनारे के पास है तो एक्रोसेंट्रिक, और बिल्कुल शीर्ष पर है तो वो हो गया टीलोसेंट्रिक। ठीक है, तो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये गुणसूत्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने देखा द्वितीयक संकीर्णन। द्वितीयक संकीर्णन प्राथमिक संकीर्णन के अलावा कुछ गुणसूत्रों में एक अन्य संकीर्णन पाया जाता है जिसको द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। यह द्वितीयक संकीर्णन जो होगा, इससे आगे वाला भाग फिर सैटेलाइट कहलाता है, और जिन गुणसूत्रों में ये सैटेलाइट भाग उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स। जैसे मनुष्य में हमने बताया था 13, 14, 15, 21, 22 और वाई गुणसूत्र, ये होंगे सेट क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके अलावा इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन या केंद्रिका संगठक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि
सेल डिवीजन के बाद जब केंद्रिका का पुनः निर्माण होता है तो ये स्थान, ये भाग उसमें सहायता करता है। ठीक है, देखो न्यूक्लियर, इसको NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन या केंद्रिका संघटक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, फिर टेलोमियर के गुणसूत्र का अंतिम सिरा है जहां डीएनए का जो भाग होता है या डीएनए का जो सिरा होता है वो समाप्त हो जाता है। तो ये गुणसूत्र की संरचना हमने पढ़ी। गुणसूत्र क्या होते हैं इन्होंने इसके बारे में बताया, नाम दिया था बाल्डेयर ने, सक्कर एंड बोवेरी ने गुणसूत्र सिद्धांत दिया था, स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था वगैरह। उसके बाद उसकी संख्या कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, ये सबने देखा। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे इसमें न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, न्यूक्लियोसोम कॉन्सेप्ट वगैरह, और इसकी डीएनए क्या होता है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो ये था टॉपिक क्रोमोसोम या गुणसूत्र।